हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। हेलो स्टूडेंट, आने वाले वीडियो में हम साइंस से जुड़े हुए जितने भी केमिस्ट्री के टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को डिटेल से जानेंगे। और इसके अलावा जो भी आपके बुक में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस दिया हुआ है और जो भी एक्टिविटी है उनको भी डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। चूँकि ये पार्ट बहुत बड़ा है इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के इस पार्ट में हम जानेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग अम्ल क्षार के गुणों के बारे में भी जानेंगे, इनके भौतिक गुण जानेंगे, इनके रासायनिक गुण जानेंगे और इसके अलावा आपके बुक में जो भी एक्टिविटी दिए हुए हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एसिड अर्थात अम्ल होते क्या हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जितने भी एसिड होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। यदि हम नीले लिटमस को एसिड में ले जाते हैं तो नीला लिटमस लाल में बदल जाता है। वही बात करें, इनके जलीय विलयन जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं। ये H+ आयन कैसे देते हैं आगे हम वीडियो में जानेंगे जब हम लोग आर्रेनियस का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, आगे एसिड के बारे में हम लोग फुली डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। वही बात करें, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसके अलावा आपको एग्जाम के लिए कुछ प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल याद करने होंगे। जैसे अगर हम बात करें प्रबल अम्ल की तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। वही बात करें हम दुर्बल अम्ल की तो CH3COOH जिसे हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के अलावा लैक्टिक अम्ल जो कि दूध में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। ये कुछ ऐसे अम्ल हैं जो कि दुर्बल अम्ल हैं। तो आप बेसिकली इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, उसके अलावा सांद्र अम्ल क्या होते हैं, तनु अम्ल क्या होते हैं। तो इन सब पॉइंट को समझने के लिए पहले हम अपना कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो आगे वीडियो में हम सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है हमारा क्षारक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो जो क्षारक होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। यदि हम क्षार में लाल लिटमस ले जाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीले रंग में बदल जाता है। और जितने भी क्षारक होते हैं ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। वही बात करें हम कुछ प्रबल क्षार के एग्जाम्पल की तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वही बात करें हम दुर्बल क्षारक की तो NH4OH जिसे हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल क्षारक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्षार हम लोगों ने सुना है, यहाँ पर सर क्षारक बोल रहे हैं, तो क्षार और क्षारक में डिफरेंस है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए जानते हैं क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। तो क्षार हम उन्हें कहते हैं जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्षार। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ये सभी क्या है, अगर जल में इन्हें घोल दिया जाए तो ये घुल जाएंगे और जब घुलते हैं मतलब ऐसे क्षारक जो जल में घुलते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्षार और क्षारक क्या होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो क्षार होते हैं मतलब जितने भी क्षार होते हैं सभी क्षारक होते हैं, परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता। तो ये अम्ल और क्षार से जुड़े हुए कुछ बेसिक पॉइंट थे, आप इन्हें याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, आर्रेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं कि आर्रेनियस के द्वारा अम्ल की क्या परिभाषा दी गई थी। तो इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो याद रखिएगा, आर्रेनियस के अनुसार अम्ल उन्हें कहते हैं जो जल में घुलते हैं और H+ आयन देते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH आदि, क्योंकि जल में घुलने पर ये हाइड्रोजन आयन देंगे। जैसे कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि HCl को जब हम जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाते हैं। वहीं हम दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 है, ये भी जल में घुल रहा है और एक H+ आयन दे रहा है और NO3- आयन दे रहा है। तो आर्रेनियस के अनुसार अम्ल वे कहलाएंगे जो कि जल में घुलने पर H+ आयन देंगे। आइए अब हम आर्रेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा को समझते हैं। और आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि क्षारक को भस्म भी कहा जाता है। तो भस्म या क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मतलब कि OH- आयन देते हैं, जैसे कि NaOH, KOH,
NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस आदि। तो ये सभी क्या है, क्षारक हैं, क्योंकि ये जल में घुलने पर हाइड्रोक्सी आयन, जिसे हम बोलते हैं OH माइनस आयन देते हैं। जैसे एग्जांपल मिले हम NaOH, इसको जल में अगर घुलते हैं तो Na प्लस और OH माइनस आयन बनता है। सेम वैसे ही KOH को अगर जल में घुलते हैं तो K प्लस आयन और OH माइनस आयन देता है। तो जितने भी क्षारक होते हैं या भस्म होते हैं वे जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं। और मैंने पीछे ये भी बताया था कि जल में जो विलेय क्षारक होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं, तो आंसर आपका क्या होगा, नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी क्षारक क्या हों, क्षार हों, क्योंकि अगर वो जल में घुल गया तो क्षार होगा, अगर जल में नहीं घुला तो वो क्षार नहीं होगा। लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं, ये बात याद रखिएगा, मैंने पीछे भी आपको ये बताया था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्लों की। तो जैसे यहाँ पे स्रोत है और उसके बगल में अम्ल का नाम है, जैसे संतरा या नींबू, इनमें जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं हम सिट्रिक अम्ल। सेब में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मैलिक अम्ल। सिरके में जो अम्ल पाया जाता है उसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला आप लोग याद रखिए, CH3COOH। वहीं टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। जठर रस, आंत में जो रस पाई जाती है, आगे हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारे आमाशय की दीवारों से एक रस निकलता है उसको बोलते हैं जठर रस। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अर्थात HCl होता है। वही इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। वही बात करें दही या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका है सिरका, दही और प्रोटीन। तो इनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने वीडियो में अम्ल, क्षारक और क्षार, इन तीनों के बारे में जाना। नेक्स्ट आइए हम बात करेंगे अम्ल के गुणों के बारे में। तो ये टॉपिक डिटेल में आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो यदि हम बात करें अम्ल के गुणों की, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा। दूसरा, ये विषैले तथा तीव्र नाशक अम्ल होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ अम्ल विषैले होते हैं जैसे कि कार्बोलिक अम्ल, फिनॉल। कुछ अम्ल संक्षारक होते हैं, मतलब जंग लगाने वाले या किसी भी परत को खत्म करने वाले और हानिकारक, जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा जो कुछ अम्ल होते हैं वो मोटर गाड़ी के बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे घरों में आप देखते होंगे कि जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी उसमें पानी डाला जाता है तो जनरली किसका होता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। इसके अलावा जो नाइट्रिक अम्ल हैं वह अनेक प्रकार के अम्ल हैं, उनका उपयोग खाद एवं विस्फोटक के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं अम्ल की अगले गुण की ओर, जो कि है धातुओं से अभिक्रिया। तो इस पॉइंट में हम अम्ल और क्षारक दोनों की धातुओं से अभिक्रिया को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की जो क्वालिटी होती है या गुण होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। क्योंकि अम्ल हो या क्षार हो, दोनों धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं एरो के थ्रू दिखाया गया है कि अम्ल के साथ धातुओं की क्रिया, क्षार के साथ धातुओं की क्रिया। तो अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं रिएक्शन की। और रिएक्शन देखने से पहले एक पॉइंट हम लोग को और जानना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आपके अम्ल होते हैं वो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातु से क्रिया करते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है और सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन से तत्व हैं और हाइड्रोजन के नीचे कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक पॉइंट आपको समझना है कि अम्ल से वही धातु क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपके राइट साइड धातुओं की सक्रियता का श्रेणी दिया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा होगा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर हैं। जबकि हाइड्रोजन के नीचे है आपका तांबा, पारा, चांदी। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं सक्रियता श्रेणी में वही अम्ल से क्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस और लवण बनाएंगे। जैसा कि हम रिएक्शन में देख सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यह भी एक अम्ल है। तो H2SO4 से क्रिया करके बनाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट लवण है और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वहीं बात करें हम आयरन की, Fe, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया कर रहा है और बना रहा है FeCl2। तो हम देख सकते हैं कि टेबल में लोहा भी हाइड्रोजन के ऊपर है। तो जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाएंगे। लेकिन अगर वहीं हम बात करें, अगर हम
तांबे से अम्ल की क्रिया कराएं तो यह अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको सक्रियता श्रेणी समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे के जो धातु होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते जब तक कोई आक्सीकारक नहीं डाला जाता। तो ये पॉइंट थे अम्ल के धातुओं से क्रिया करने के लिए, तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए अब वही हम बात करते हैं क्षारक अर्थात भस्म की। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अम्ल हों या क्षार हों, वो धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो सेम वैसे ही हम लोगों ने रिएक्शन के लिए जिंक लिया है और एल्युमिनियम लिया है। अब ये क्रिया कर रहे हैं आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ, और अभिक्रिया के बाद आप देख सकते हैं कि जिंक NaOH से क्रिया करके बना रहा है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। चलिए अब हाइड्रोजन से जुड़े हुए हम एक एक्टिविटी को देखते हैं। तो हम एक ऐसा परख नली लेंगे जिसमें कि हम अम्ल और धातु से क्रिया कराकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। अब जब इस परख नली पर एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे प्रूफ होता है कि उस परख नली में हाइड्रोजन गैस है। तो जैसा कि मैंने बताया और इमेज में भी आप देख सकते हैं कि जब हम कोई अम्ल ले लें और उसमें धातु डाल दें तो हमने पता है कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अगर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है तो यदि उसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करता है, और ये प्रूफ करता है कि दिए गए परख नली में हाइड्रोजन गैस है। उसी तरह चलते हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। तो पहले हम लोग जान लें कि अम्ल धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट क्या होते हैं, क्योंकि आपको रिएक्शन तभी समझ में आएगा जब तक आपको ये न पता हो कि कार्बोनेट क्या होते हैं और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं। तो जब किसी यौगिक में CO3 डबल माइनस चार्ज जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कार्बोनेट, और यदि HCO3 1 माइनस चार्ज जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अब आते हैं अभिक्रिया पर। तो जब कोई धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है तो बनता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वही अगर क्षार कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं देता। तो इस पॉइंट को भी आप यहीं पर देख लीजिए। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब कोई अम्ल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जैसा कि ऊपर रिएक्शन में आप देख सकते हैं, जिंक कार्बोनेट है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बना रहा है जिंक सल्फेट, जो कि एक लवण है। फिर उसके बाद बन रहा है जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वहीं सोडियम का कार्बोनेट है Na2CO3, वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बना रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। वहीं पर अगला उदाहरण अगर हम देखें, NaHCO3 जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर HCO3 जुड़ा है इसलिए ये क्या है, बाइकार्बोनेट। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से क्रिया कर रहा है तो NaCl लवण बन रहा है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। वहीं CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट HCl से क्रिया कर रहा है तो CaCl2 मतलब लवण, H2O जल और CO2 गैस बनती है। तो याद रखिएगा, अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं, जबकि क्षार कोई भी अभिक्रिया नहीं देते। बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं अम्ल और भस्म की अभिक्रिया। तो जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप बनता है लवण और जल, और इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लोग लवण पढ़ेंगे तो वहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया आएगा। तो याद रखिएगा, जब अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उस प्रक्रिया में बनता है लवण और जल। तो जैसा कि रिएक्शन में देख सकते हैं कि NaOH HCl से क्रिया कर रहा है तो HCl एक अम्ल है, NaOH क्षार है, और उसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप बना NaCl जो कि लवण है और जल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर, धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। तो जब किसी धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल। अब ऐसा क्यों होता है? अब जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो मूलतः भस्म होते हैं अर्थात क्षारक होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। और इसी कारण क्या होता है कि जब धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, कॉपर का ऑक्साइड है CuO, वो HCl से क्रिया किया तो बना रहा है CuCl2 और H2O। तो इस अभिक्रिया में CuCl2 है लवण और H2O
जल। वहीं अगला एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड से जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट और H2O। तो इस अभिक्रिया में जो जिंक सल्फेट है वो लवण है और H2O क्या है, जल है। वही बात करें यदि अधातु के ऑक्साइड से भस्म अर्थात क्षारक अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि, ये अम्लीय होते हैं और हम सभी जानते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण और जल। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यदि अभिक्रिया हम कराएं CaOH के होल्टो से जो कि एक क्षार है, तो जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है और वहीं दूसरा बनता है जल। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा कि जब धातु के ऑक्साइड से अम्ल क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, जबकि अधातु, यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पर है अधातु के ऑक्साइड से जब क्षारक क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है धातु और अधातु का। इस कंसेप्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। जब हम अम्ल या क्षारक की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो अब यहाँ पर हमें अम्ल की अथवा क्षारक की क्रिया जल से करानी है। तो जब हम अम्ल को जल में घुलाते हैं या घोलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह प्रमाणित करता है कि अम्ल तथा जल के बीच एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसे कहते हैं जब अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे कभी आप मुट्ठी में डिटर्जेंट को बंद कर लीजिए तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आपकी मुट्ठी में हल्की सी गर्मी प्रतीत होगी। तो होता क्या है कि यहाँ पर हीट इवॉल्व होता है अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह कैसी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जैसा कि आप रिएक्शन में दोनों में देख सकते हैं कि जब HCl या H2SO4 की जल से क्रिया कराई जा रही है तो H3O प्लस Cl माइनस प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो यह एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, एक तरह से ये आपकी एक्टिविटी में आता है। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एक चीज़ ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अम्ल या क्षार में हम डायरेक्ट जल को नहीं मिलाते, हम जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं एक में अम्ल में जल मिलाया जा रहा है, वो गलत तरीका है, जबकि हम जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब हम अम्ल में जल को मिलाते हैं तो इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है कि वो क्या करती है, कांच के पात्र को तोड़ सकती है। और जब भी हम जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो उस समय उसे धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए ताकि इस अभिक्रिया में अत्यंत ऊष्मा उत्पन्न ना हो सके। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अब अगले टॉपिक की ओर। अभी तक हम लोगों ने अम्ल और क्षार के गुणों को पढ़ा, चाहे वो भौतिक हो चाहे उनके रासायनिक गुणों। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आइए जानते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। परंतु वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से H+ आयन देते हैं, मतलब पूरी तरह से वो आयनित नहीं होते, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH जिसे हम सिरका भी बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये सभी दुर्बल अम्ल हैं। नेक्स्ट वही हम बात करें प्रबल और दुर्बल भस्म अर्थात क्षारक की। तो वे भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम प्रबल भस्म या प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, प्रबल भस्म है। और वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ आंशिक रूप से मतलब पूरी तरह से OH- आयन जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन में नहीं टूटते, उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्टोएच, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टोएच, ये सभी आपके दुर्बल क्षारक हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हो कि सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है। तो यदि हम बात करें सांद्र और तनु अम्ल की, तो जो विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा होती है उसी के आधार पर सांद्र और तनु अम्ल ज्ञात होता है। तो यदि विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा होती है तो उसे हम बोलते हैं सांद्र अम्ल और ये गाढ़ा होता है। और यदि विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है तो उसे हम बोलते हैं तनु अम्ल, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। जैसे अगर पानी में अम्ल की मात्रा बहुत अधिक है तो वो क्या होगा, सांद्र अम्ल, ये गाढ़ा होता है। और पानी में अम्ल की मात्रा क्या है, कम है, तो ये कैसा अम्ल होगा, तनु अम्ल। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यदि हम पानी में चीनी की मात्रा कम करें तो वो क्या हो जाएगा, तनु रहेगा।
लेकिन अगर हम चीनी की बहुत अधिक मात्रा कर दें, सीरा बना दें, गाढ़ा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सांद्र। तो तनु में अम्ल की मात्रा कम होती है, जबकि सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण अगले पार्ट में हम अम्ल, क्षार और जितने भी इससे बचे हुए टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।